आज हम सब भारत की संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, भाग 5 संविधान का सबसे बड़ा भाग है और अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक भारतीय संविधान में संघीय कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। तो संघीय कार्यपालिका पढ़ने से पहले हम संघीय कार्यपालिका से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं जो है, और जिससे कि हम पाठ को पढ़ते समय जो है किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा इसको ध्यान में रखते हुए जो है अपने अगर हम अध्ययन को करते हैं जो है तो परीक्षा के दृष्टिकोण से वह ज्ञान हमारा ज़्यादा जो है वह सारगर्भित हो। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का प्रधान कौन है। कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है जो है, तो सभी को पता है संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वह आपका राष्ट्रपति होता है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, अर्थात राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है जो है, वह सभी कार्य जो है मंत्रिमंडल के निर्देशन के आधार पर करता है। अर्थात संसदीय शासन प्रणाली में सबसे ज्यादा जो पावरफुल होता है वह मंत्रिमंडल होता है जो है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो बी दूसरा जो प्रश्न है उसका आंसर आपका जो है वह ए सही होगा, मंत्रिमंडल। अगर हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो आपको पता होगा जो है मंत्रिपरिषद हमेशा जो है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसा कि आप जानते हैं राज्यसभा होती है, लोकसभा होता है जो है, और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण होता है जो है, और उसी में जो है आपका जो लोकसभा है जो है वही मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होती है जो है। अब अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है जो है, तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो है यहाँ पर लोकसभा दिया गया है, संसद दिया गया है, राज्यसभा दिया हुआ है जो है, और डी ऑप्शन ए और सी दिया गया है। अर्थात जो है राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो है, अब यहाँ अगर संसद ऐड करेंगे तो राष्ट्रपति आ जाएगा संसद में, क्योंकि आपको पता है संसद में 3 लोग होते हैं जो है, एक तो आपका लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया और राष्ट्रपति हो गया। तो जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है जो है आर्टिकल 61 के तहत जो है, और उस समय जो है उस महाभियोग पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। लोकसभा और राज्यसभा में यदि जो है बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति का बिल पास महाभियोग पास हो जाता है जो है, तो राष्ट्रपति को अपने पद से हट जाना होता है। जबकि जो है कानून बनाने की प्रक्रिया में कोई बिल जब कानून का रूप लेता है, लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाने के बाद जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करता है तब तक वह बिल कानून का रूप नहीं लेता है। तो इसीलिए संसद में 3 लोग होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के महाभियोग को हटाने के लिए या महाभियोग को पास करने के लिए जो है आपको लोकसभा और राज्यसभा के जो है वह बहुमत की आवश्यकता होगी। तो चौथे प्रश्न का आंसर जो है आपका डी होगा, और ज्यादातर जो विद्यार्थी जो है वह संसद को लगाएंगे, जो कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन का जो आंसर है वह गलत हो जाएगा। कौन संसद का अंग नहीं है जो है, अगर हम बात करते हैं जो है कि राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राज्यसभा है और लोकसभा है, ठीक है। तो आपको पता है अभी हमने इससे पहले वाले प्रश्न में देखिए क्या होता है, एक प्रश्न दूसरे प्रश्न का पूरक होता है जो है। अगर आप जो है प्रश्नों की प्रवृत्ति को समझ रहे हैं, अगर उन चारों ऑप्शनों पर आप ध्यान दे रहे हैं और प्रश्नों को व्याख्यात्मक आप हल कर रहे हैं जो है, तो आपको जो है वह आने वाले प्रश्नों में कोई समस्या नहीं होगी। हम लोग परीक्षाओं में क्या करते हैं, या हम अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या प्रैक्टिस सेट करते हैं जो है, हम केवल उसी के आंसर को सॉल्व करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं, जबकि उस ऑप्शन में 3 और ऑप्शन दिए होते हैं जिनका संबंध आपके उस पार्ट से होता है जिस पार्ट को आप पढ़ रहे हैं जो है। अगर उन तीनों ऑप्शंस को भी अगर आप रिलेट कर लेते हैं जो है, तो आपको आने वाले जो प्रश्न होंगे वहाँ के भी आंसर आपको उस ऑप्शन से मिल जाएंगे, ठीक है। तो संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति है, राज्यसभा है और लोकसभा को मिलकर संसद का निर्माण होता है, और संसद में प्रधानमंत्री नहीं होता है, याद रखिएगा।
प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है या राज्यसभा का सदस्य होता है, तो इसीलिए जो है वह प्रधानमंत्री इसमें नहीं होगा, जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होगा। अगर बात करते हैं लोकतंत्र के कितने स्तंभ हैं, तो लोकतंत्र के हमारे पास 4 स्तंभ है जो है। एक कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है और आपका प्रेस है। तो सभी को पता है विधायिका संसद में कानून बनाती है, कार्यपालिका बनाए गए कानून का पालन करवाती है, न्यायपालिका जो होती है कानून ना पालन करने वालों को दंडित करती है, और अगर ये तीनों स्तंभ अपने कार्यों का निर्वहन ठीक से नहीं करते हैं तो हमारे पास एक स्वतंत्र जो है मीडिया है, प्रेस है, समाचार पत्र है, जिसके माध्यम से जो है उसे क्रिटिसाइज किया जाता है, उसकी आलोचना की जाती है जो है। अगर किसी भी डेमोक्रेसी में ये चारों स्तंभ जो है संतुलित ढंग से काम करते हैं तो उस डेमोक्रेसी का विकास अच्छे ढंग से होता है। कहने का मतलब यह है कि एक गाड़ी के 4 पहिए हैं, अगर सभी पहिए अपने अपने कार्यों को करेंगे तभी गाड़ी एक स्थान से दूसरे गंतव्य तक पहुंचेगी, अन्यथा वह गाड़ी बीच में ही रह जाएगी। उसी तरह से अगर हम एक लोकतंत्र को साकार करना चाहते हैं जो है, जो सब तक जो है सभी की शासन में भागीदारी को सुनिश्चित करे जो है, तो ये लोकतंत्र के सभी स्तंभ को सही ढंग से काम करना जरूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं संघीय कार्यपालिका की। अब हम अपने मूल टॉपिक पे आते हैं। अभी तो हम क्वेश्चन की प्रवृत्ति देख रहे थे जो है। तो दुनिया में जो है 3 प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। अगर भारत की बात की जाती है, जो हम बात कर रहे हैं द यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है, तो भारत में जो कार्यपालिका है, भारत में जो व्यवस्था को अडॉप्ट किया गया है, संसदीय शासन व्यवस्था को लिया गया है। जैसा कि विश्व में 3 प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। एक तो आपका है संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, दूसरा आपका प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव और तीसरा है प्यूलर एग्जीक्यूटिव। कहने का मतलब है कि जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है जो है, संसदीय शासन व्यवस्था है जो है, वह ब्रिटेन में है जो है, ब्रिटेन से भारत में लिया गया है। ठीक है, अर्थात जो है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है जो है, जिसमें मंत्रिमंडल जो है ज्यादा शक्तिशाली होती है, सभी प्रकार के निर्णय वही लेती है, सभी प्रकार के नियमों को बनाना, संचालन करना उसी के हाथ में होता है। जबकि जो है शासन का जो प्रमुख होता है, राष्ट्रपति है, वह नाम मात्र का जो है वह प्रमुख होता है जो है, वह सभी प्रकार की शक्तियों का प्रयोग जो है वह मंत्रिमंडल के माध्यम से करता है। जबकि अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था भारत की संसदीय व्यवस्था में क्या अंतर है, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है जो है। तो ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में जो शासन का प्रमुख है जो है, वह राजा होता है, सम्राट होता है, ब्रिटेन का सम्राट है। अर्थात ब्रिटेन के सम्राट का पद जो है वह वंशानुगत है जो है। जबकि भारत के राष्ट्रपति का पद जो है वह अंशानुगत न होकर जो है वह उसे जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है वह जनता के द्वारा चुना जाता है। जैसा कि राष्ट्रपति के बारे में आपको पता है जो है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वह गणतंत्र का प्रमुख है जो है, लेकिन वह वंशानुगत नहीं है जो है, वह जनता के द्वारा चुना जाता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण अमेरिका है जो है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होता है वह सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो अगर कोई है वह अमेरिका है, और अमेरिका का जो है पहला जो नागरिक है वह राष्ट्रपति है जो है। विश्व का इसे जो है पहला नागरिक कहा जाता है, क्योंकि हम सभी को पता है जो है अमेरिका का ही संविधान सबसे पहले लिखित संविधान का उदाहरण है जो है। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका में है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वर्तमान में दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति माने जाते हैं। अगर हम बात करते हैं सामूहिक कार्यपालिका की जो है, तो यहाँ पे ना तो राष्ट्रपति प्रधान होता है, ना ही जो है प्रधानमंत्री प्रधान होता है, मुखिया या राष्ट्रपति जो है। यहाँ पर जो है वह संयुक्त रूप से जो है मंत्रिमंडल होता है जो है, और वह मंत्रिमंडल जो है क्या करता है जो है, वह निर्णय लेता है जो है। इसका एकमात्र उदाहरण आपका स्विट्जरलैंड है। तो दुनिया में 3 प्रकार की कार्यपालिका आपको देखने को मिली जो है। अब हम बात करते हैं संसद की जो है। हमने देखा जो है कि संसद जो शब्द है जो है, उस संसद शब्द में जो है कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है संसद का अंग कौन है या संसद के कितने अंग हैं।
तो संसद के 3 अंग हैं। भारत में एक राष्ट्रपति होता है जो इस समय वर्तमान में रामनाथ कोविंद है। भारत में एक राज्यसभा है जिसे हम अपर हाउस कहते हैं, जिसकी संख्या 250 है। अस्थाई सदन है जो है। तीसरा जो पार्ट है लोकसभा है जो है, इसे हम जो है लोअर हाउस कहते हैं जो है, लोकप्रिय सदन होता है जो है, और इनकी संख्या जो है वह 552 है जो है। तो इस तरह से संसद के हमारे पास जो है वह 3 अंग है। चलिए अब बात करते हैं जो है लोकतंत्र के स्तंभ की, जो है पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं, 4 स्तंभ हैं, 4 खंभे हैं। उसी 4 खंभों पे हमारा जो है लोकतंत्र टिका हुआ है। अगर इसमें से एक भी खंभा जो है डैमेज होता है जो है, तो पूरा का पूरा जो है लोकतंत्र का जो समीकरण है वह बिगड़ जाएगा। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस, कहने का मतलब ये है हमारे द्वारा चुने हुए राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य संसद में बैठकर जो है वह कानून बनाते हैं। कहने का मतलब है जनता प्रत्यक्ष रूप से जो है विधायक और सांसदों को चुनती है। राज्यसभा का जो सदस्य होता है वह आपके चुने हुए विधायकों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। कहने का मतलब है कि आप विधायक चुनते हैं, विधायक राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं, तो सीधे नहीं चुनते हैं, आप उनको अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। लेकिन आपके द्वारा जो चुना हुआ व्यक्ति होता है वही उनको चुनता है जो है। ये संसद में बैठकर जो है, दिल्ली में जो संसद है, पार्लियामेंट हाउस है, वहां पर जो है अपनी जनता के लिए जो है लोक कल्याणकारी जो है नियम और कानून बनाते हैं, जिससे सभी का जीवन सुखमय हो सके जो है, सभी को जो है अपने हित के अनुसार जो है वह कार्यों में सहभागिता मिल सके। कार्यपालिका है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं इसके अंतर्गत रखी गई हैं जो है। हमारे शासन व्यवस्था में जो है सभी को जो है वह सभी अधिकार मिल सके, इसकी जो है वह सुनिश्चितता करने के लिए भारत सरकार जो है वह प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करती है जो है। राज्य सरकार अपने अधिकारियों को नियुक्त करती है जो है, जिसके माध्यम से जो है वह संसद के बनाए गए कानून, नियम कानून, योजनाएं आम आदमी तक पहुंचाए जाते हैं। अगर इसमें कोई इसका उल्लंघन करता है जो है, तो इसे जो है वह न्यायपालिका क्या करती है, दंडित करती है। हम सबको पता है कि हमारी न्यायपालिका जो है इकहरी है। आपका ग्राम पंचायतें हैं जो है, ब्लॉक स्तर पर जो है न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे न्यायालय है, स्टेट स्तर पे आपके पास हाई कोर्ट है, और पूरे भारत के लिए आपके पास एक सुप्रीम कोर्ट है जो सभी प्रकार की सुनवाई करता है जो है, जहां पर आपको न्याय की व्यवस्था प्रदान की गई है। चौथा स्तंभ प्रेस है जो है, हमारे यहाँ प्रेस को पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई है। फंडामेंटल राइट्स 19 में हमने देखा था, प्रेस में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता दी गई है जो है, तो इसी में आपका जो है सूचना का अधिकार, तमाम चीजें हैं जो है। तो जो प्रेस है जो है वह क्या करता है, जो समाज की समस्याएं हैं जो है उनको वह क्या करता है, हमारे जो है शासन प्रमुखों के सामने रखता है, और उनकी जो कमियां हैं वह जनता के सामने रखता है। इस तरह से यह एक तरह से द्विभाषीय संवाद का काम करता है। तो अगर कोई भी लोकतंत्र जितना मैच्योर होगा, माने भारत दिनों दिन, हमने अपनी जो है स्वतंत्रता के, अभी आपने देखा जो है 72-73 साल बीत चुके हैं हमारी स्वतंत्रता को जो है, और इस तरह से भारत क्या हो रहा है, दिनों दिन जो है अपने लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है। भारत के साथ बहुत सारे लोकतंत्र का, बहुत सारे जो है राज्यों का जो है, बहुत सारे देशों का जो है वह स्वतंत्रता मिली जो है, लेकिन उनके लोकतंत्र जो है वह या तो खत्म हो गए जो है, या आज वो जो है किसी सेना या किसी एक व्यक्ति के हाथों में जो है वह कठपुतली बनकर रह गए हैं। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आपको जो है वह पाकिस्तान से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे जो है कि पाकिस्तान में कई बार जो है वह सेना ने वहां पे सत्ता पर अधिकार कर लिया जो है, लेकिन भारत में अभी भी जो है कभी ऐसी कोई समस्या नहीं आई जो है, और सब जो है वह व्यवस्थित रूप से लोकतंत्र का हर पहिया आगे जो है वह मजबूती से कदम बढ़ा रहा है जो है, और न्यायपालिका जो है दिनों दिन और सशक्त होती जा रही है। विधायिका, कार्यपालिका सभी अपने कार्यों को अच्छे ढंग से कर रहे हैं जो है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो है वह कि भारत में कार्यपालिका का प्रधान जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति जब तक जो है किसी भी बिल पे हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक वो कानून नहीं बन सकता है। अर्थात राष्ट्रपति जो है
हमारे देश का पहला नागरिक है जो है। जितनी भी बड़ी बड़ी नियुक्तियां होती है, अभी हम देखेंगे राष्ट्रपति के कार्यों को पढ़ेंगे, सब राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अलग बात है कि उसके लिए उसे जो है मंत्रिमंडल के द्वारा संस्तुतित की जाती है, उसी पर राष्ट्रपति कार्य करता है जो है। इसलिए कहा यह जाता है कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वह मंत्रिपरिषद होती है। कई बार आपके द्वारा प्रश्न उठाए जाते हैं कि प्रधानमंत्री जो है मंत्रिमंडल का नेता होता है, वह वास्तविक प्रधान होता है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री होता है। अगर लोकसभा में बहुमत दल के नेता में उसका बहुमत प्राप्त नहीं है, उसे प्रधानमंत्री के पद से हटाया भी जा सकता है। तो इस तरह से जो है कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मंत्रिपरिषद होती है। अगर मंत्रिपरिषद नहीं है, तब उसका जो अगुवा होता है, उसका जो नेता होता है, अगर प्रधानमंत्री वहां ऑप्शन दिया हुआ है तो वहां पर वह ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं जो है। तो इस तरह से भारत का पहला नागरिक जो है भारत का राष्ट्रपति होता है। अब हम बात करते हैं कार्यपालिका का जो प्रारंभ होता है जो है, वह भारत के राष्ट्रपति से होता है जो है। और आप जानते हैं जो है भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो उनका चयन कैसे हुआ था आप सभी को पता है जो है कि हमारे जो कैबिनेट कमेटी के जो सदस्य थे, हमारे संविधान निर्माण में जो कैबिनेट मिशन बनाया गया था जो है, उसमें जो है 24 जनवरी को 284 व्यक्तियों ने जो है संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया जो है, और उन्होंने ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति मनोनीत किया। लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो है कि संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है। वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद के हाथों में होती हैं। इसकी चर्चा अभी हम कर चुके हैं। चलिए, एक आर्टिकल है आपका 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो हमारे संविधान में जो है एक संवैधानिक पद बनाया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो है, और जिसका पद जो है वह कभी खाली नहीं होता है। अगर राष्ट्रपति किसी भी अवस्था में पद को छोड़ता है या उसकी मृत्यु होती है या जो है वह रिजाइन करता है, तो तुरंत उपराष्ट्रपति उस पद पर आकर राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। यदि किसी भी परिस्थिति में उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वह भारत के राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, जब तक भारत का राष्ट्रपति नहीं आ जाता है। अर्थात देश के मुखिया जो है, अर्थात देश के जो प्रमुख होते हैं, उनका पद किसी भी स्थिति में रिक्त नहीं रखा जा सकता है, बल्कि प्रधानमंत्री का पद जो है 5 वर्ष के बाद जो है वह रिक्त हो जाता है। जब नए प्रधानमंत्री का चुनाव होता है जो है, नई लोकसभा चुनकर आती है, तब फिर प्रधानमंत्री अपने कार्यों को जो है शपथ लेकर अपने कार्यों को करते हैं। 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में निहित होंगी। अभी जो हम चर्चा कर रहे थे कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, तो 53 में उसको ये राइट्स दिया गया है, संघ की कार्यपालिका की शक्तियां होती हैं जो है वह किसके हाथों में होंगी, वह राष्ट्रपति के हाथों में होंगी जो है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, अगर हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करते हैं जो है, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसके निर्वाचन में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं जो है, और उन्हीं के द्वारा जो है जो 50+ होता है जो है, आधे से अधिक जिसको मत मिलता है, उससे भारत का राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, अपना वोट डालते हैं। तो इस तरह से आपके पास जो है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं जो है अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत दी हुई है। रीत का मतलब है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन का तरीका क्या है जो है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका जो है आपका जो है, वह आपका जो है एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है। एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है जो है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो है अनुच्छेद 55 में दिया गया है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, कहने का मतलब यह है कि जनता सीधे इसमें भाग नहीं लेती है, आपके चुने हुए प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का मतलब ये होता है जो है कि आप जो है इसे अनुपात के आधार पर, एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर, अर्थात जितने भी मेंबर्स राष्ट्रपति में खड़े होते हैं ABCD करके, आपको जो है वह रैंक के अनुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आपको जो है वह मत देने होते हैं जो है, और इस आधार पे जो है वह राष्ट्रपति का चुनाव थोड़ा सा जो है वह थोड़ा सा पेचीदा होता है जो है, जो
की गणना की जाती है। अगर राष्ट्रपति के पदावधि की बात करते हैं जो है, तो राष्ट्रपति की जो पदावधि है जो है वह 5 वर्ष होती है। जो है 5 वर्ष जो है, जिस दिन वह अपने पद की शपथ लेता है वहां से लेकर 5 साल तक वह अपने पद पर बना रहता है। लेकिन इसके बीच में ही अगर वह त्यागपत्र देना चाहे तो त्यागपत्र देकर या महाभियोग की प्रक्रिया से उसे हटाया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की जो है, री इलेक्शन की जो है, तो राष्ट्रपति जो है भारत में कई बार चुनाव लड़ सकता है और कई बार वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। इस तरह से संविधान जो है वह किसी को किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाता है, जिस तरह से अमेरिका में दिया गया है कि कोई 2 बार से अधिक अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं हो सकता है। अलग बात है जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद जो है कोई भी भारत का राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं लड़ा। जो है केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही जो है 2 कार्यकाल तक भारत के राष्ट्रपति के जो है वह पद की गरिमा पर अपनी जो है वह उपस्थिति दर्ज करवाई। अगर बात की जाती है राष्ट्रपति की योग्यता की जो है, तो राष्ट्रपति की जो योग्यता होती है जो है, क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट जो है, वह भारत का नागरिक होता है। उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जो है कि उसकी जो न्यूनतम आयु जो है वह 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, अधिकतम चाहे जितनी हो जाए। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक के द्वारा जो है वह स्वीकृति मिलने के बाद ही वह राष्ट्रपति अपने निर्वाचन के लिए जो है वह खड़ा हो सकता है जो है। और राष्ट्रपति की जमानत राशि जो होती है 25,000 रुपये होती है। यदि उसे पूरे डाले गए मतों से 1/6 से कम मत प्राप्त होते हैं तो उसकी जमानत राशि जब्त कर दी जाती है। अब देखते हैं हम लोग जो है कि राष्ट्रपति के वोट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है जो है। तो एक विधायक का जो आपका मत मूल्य होता है जो है, उसका मतलब ये है कि राज्य की जनसंख्या और विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों का जो है अगर मल्टीप्लाई 1000 करके जो है अगर भाग दे दिया जाता है जो है, तो उससे जो है उस राज्य के जो है वह एक विधायक का मत मूल्य मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि जिनकी जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी जो है उनका मत वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। अर्थात इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो है जो मत वैल्यू है सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे 403 सांसद है और जनसंख्या आपके 17-18 करोड़ के आसपास है। अगर सिक्किम की बात की जाए, आपके लक्षद्वीप की बात की जाए, गोवा की बात की जाए, तो यहाँ पर जो है मत वैल्यू काफ़ी कम होगा जो है। हालांकि कम हो रहा है, लक्षद्वीप में तो आपका विधानसभा नहीं है जो है, लेकिन सिक्किम में और गोवा में है। यहाँ पे जो है सबसे कम वैल्यू होगा क्योंकि यहाँ की जनसंख्या सबसे कम है। सांसद का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है? कुल विधायकों की सदस्य संख्या, पूरे भारत में जितने विधायक हैं और उसमें जो है हम सांसदों की संख्या का भाग दे देते हैं जो है, जो वैल्यू प्राप्त होता है जो है वह आपके एक सांसद का मत मूल्य होता है। तो इस तरह से जो है वह आपके राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट डाले जाते हैं जो है उस वैल्यू निकालते हैं। वर्तमान में करीब 5 लाख जो है विधानसभाओं के जो है वोट का वैल्यू है और 5 ही लाख जो है आपके सांसदों का। इस तरह से 10 लाख के नियर अबाउट जो है आपके पूरे वोट पड़ते हैं जो है, और उसमें से जो है जो 50% जो है 5 लाख से अधिक वोट जिसको मिल जाते हैं वो भारत का राष्ट्रपति बन जाता है। अगर बात की जाती है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, ये अनुच्छेद आपका 59 में दिया गया है। अभी जो है आपको पता होगा इससे पहले 1.5 लाख राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन था जो है, इस समय जो है राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया प्रतिमाह हो गया है जो है। और राष्ट्रपति का वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है जो है, और 30 लाख रुपया से वार्षिक भत्ता जो है रिटायरमेंट होने के बाद दिया जाएगा। अन्य सभी सुविधाएं से निःशुल्क होती है और राष्ट्रपति का वेतन जो होता है वह आयकर से मुक्त होता है। शपथ की अगर हम बात करते हैं जो है, तो अनुच्छेद 60 में जो है आपके राष्ट्रपति जो है वह शपथ कौन दिलाता है जो है, तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है संविधान और विधि की रक्षा करने की शपथ भारत का राष्ट्रपति लेता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है राष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है, तो राष्ट्रपति जो है संविधान की रक्षा करने की शपथ लेता है जो है, और इसे शपथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया जो है, कहने का मतलब अगर राष्ट्रपति संविधान की किसी विधि का उल्लंघन करता है जो है, तो उसे पद से हटाने के लिए महाभियोग लाया जाएगा। और यह महाभियोग जो है संसद में
जब लाया जाएगा उससे 14 दिन पूर्व जो है राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी। अगर वह अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है तो अपने प्रतिनिधि को भेजकर या स्वयं उपस्थित होकर जो है अपनी सफाई दे सकता है। और सदन में उपस्थित और 1/4 सदस्यों के समर्थन पे ये जो है आपका जो है वह बिल लाया जाएगा और 2/3 बहुमत से पास होने पर ही जो है राष्ट्रपति को जो है महाभियोग से जो है उससे पद से हटाया जा सकता है। और लोकसभा और राज्यसभा जो है दोनों में वह बिल जब पास हो जाएगा तभी वह अपने पद से हटेगा, अन्यथा नहीं। और सौभाग्य की बात है कि अभी तक किसी भी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी कोई प्रक्रिया का संचालन नहीं किया गया है। अब अगर राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कोई मतभेद होता है जो है, इसके लिए एक अनुच्छेद दिया गया है 71 जो है, जिसमें निर्वाचन विवाद जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा चुनाव आयोग के निर्देशन पर इसका निर्णय लिया जाएगा। 72 बड़ा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार दिया है। कहने का मतलब ये है कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है जो है वह अगर किसी भी प्रकार से जो है चाहे जो है भारत में किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है, अगर दया याचिका वह राष्ट्रपति के सामने प्रेषित करता है तो केवल भारत का राष्ट्रपति ही उसे माफ कर सकता है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो किसी को मृत्युदंड देता है उसे भी मृत्युदंड माफ करने का अधिकार नहीं है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड को माफ कर सकता है, उसकी क्षमा को कम कर सकता है, उसे क्षमा से मुक्त कर सकता है। ये अधिकार केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे जो है कि भारत का राष्ट्रपति जो है कितना पावरफुल है। राष्ट्रपति के पास 2 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं जो है, एक तो शांतिकालीन शक्तियां होती हैं और एक आपातकालीन शक्तियां होती हैं। और आपको ये भी पता होगा जो है कि राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 74 के तहत जो है वह बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है जो है। तो इस तरह से जो है अगर भारत का प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं जो है और वह जब या संसद में जो भी घटनाएं घटती हैं अनुच्छेद 78 के तहत उनका मुख्य कर्तव्य है कि वह समय समय पर भारत के राष्ट्रपति को यह सूचनाएं अवगत करवाएं। तो भारत के राष्ट्रपति का पद इतना महत्वपूर्ण है जो है कि यह संविधान के हर भाग में जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। चाहे वह राज्यपाल की बात हो, राज्यों में राज्यपाल के माध्यम से जो है वह अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है जो है, और अन्य विभागों में जो है उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करके वह अपने उपस्थिति दर्ज करवाता है। जब आपातकाल की स्थितियां पैदा होती हैं उस स्थिति में आपातकाल भी लागू करने का काम जो है वह राष्ट्रपति का ही होता है। इस तरह से संविधान के हर भाग में राष्ट्रपति के जो है अपने कार्यों के बारे में दिया गया है। तो इस तरह से जो है शांतिकालीन जो उसके कार्य होते हैं जो है वह बड़े बड़े पदों पर नियुक्तियां करना जो है, और इस तरह से आप देखेंगे जो है कि आपातकाल जब लागू होगा जो है तो इमरजेंसी में क्या क्या चीजें होंगी क्या क्या नहीं होंगी। तो भारत का राष्ट्रपति जो है होता तो नाम मात्र का है, वह संसद की क्रियाओं को संसद के निर्देशन पर ही काम करता है, लेकिन उसके पास जो है अपने राइट्स भी हैं जो है, जहां पर वह अपनी विवेकशील शक्तियों का प्रयोग करके जो है उस कार्यों का निर्वहन कर सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अब्दुल कलाम ने जब भारत के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने कई बार जो है संसद से हटकर भी कई निर्णय लिए जो है, और यहाँ पर ये आपको पता भी होगा कि अगर कोई कानून संसद पास करके राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति उसे एक बार वापस करता है उसके अपने सुझाव देकर जो है, लेकिन अगर उस सुझाव के बाद भी उस बिल को पास कर दिया गया जो है तब राष्ट्रपति इसको पास करने के लिए बाध्य होता है जो है। लेकिन अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि राष्ट्रपति के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर जो है वह संसद ने विचार न किया हो। अक्सर उस बिल को खत्म कर दिया जाता है क्योंकि राष्ट्रपति का पद एक गरिमापूर्ण पद है जो है, उसे जो है राजनीतिक संजाल में नहीं फंसाया जा सकता है जो है। तो इस तरह से आने वाले जो राष्ट्रपति हैं जो है उन्होंने अपनी शक्तियों को प्रयोग करके हमारे लोकतंत्र को और बेहतर बनाया है। प्रणब मुखर्जी के समय में एक घटना घटी थी जो है, जो करप्ट राजनेता है उनके संबंध में एक बिल लाया गया था और उस बिल को कांग्रेस ने पास भी कर दिया था, लेकिन जो है भारत के जो राष्ट्रपति उस समय प्रणब मुखर्जी थे जो है उन्होंने बहुत ही जो है आलोचनात्मक ढंग से उस बिल को रिटर्न किया जो है, और उन्होंने कहा कि इस तरह से जो बिल लाया जा रहा है यह संसद की गरिमा के अनुकूल नहीं है जो है। बाद में
उस समय की सरकार ने क्या किया, जो है उसको जो है वह पूरी तरह से वापस ले लिया, दोबारा उसे संसद में प्रस्तुत नहीं किया। तो आगे वाली क्लास में हम सब जो है वह राष्ट्रपति के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। आज का ये लेक्चर यहीं तक जो है, इसका दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको जो है नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में मिलेगा। धन्यवाद।